हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं पंचायती राज के बारे में, जिसको कि हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। वीडियो शॉर्ट रहेगा, क्रिस्प रहेगा। जो सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत का जनरली बुक है, बट इसमें जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो हम हटा देंगे। बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से। सबसे पहले एवोल्यूशन अगर हम देखें पंचायती राज का, तो इन सब की जानकारी, बस पहले ये जानकारी देख लो कि जो सबसे पहले पहला स्टेट जिसने एस्टेब्लिश किया था पंचायती राज व्यवस्था, वो है राजस्थान। और 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती होती है। इसी दिन मनरेगा का भी पॉलिसी स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है मोदी जी ने। तो ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था, और फिर दूसरा स्टेट था 1959 में ही आंध्र प्रदेश। अब ये सारे, अब बात ये है कि अगर ये 1993 के द्वारा लागू हुआ है 1993 में, तो 72-73 में संविधान संशोधन है, तो फिर ये 1959 में कैसे लागू हो गया? कई लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। तो भाई ये स्टेट ने अपने अपने हिसाब से किया है, और वहां पर संविधान में हमने ऐड कर दिया था। इसका मतलब ये हो गया था कि अब सारी स्टेट्स को नेसेसरी हो गया था, कंपलसरी किया ये पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी ही है। तो ये बेसिक अंतर है। ये जरा देख लेते हैं। ये जो कमेटीज है, ये जो बनी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी, जीवी की राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, थुंगोन कमेटी, और लास्ट में है गडगिल कमेटी। तो इनको पहले तो क्रम से याद रखने का तरीका क्या है? बगल में लटके, सीधी सी बात ये है, बगल में लटके, BAGL, बगल में, सॉरी टंगे, टंगे, ठीक है, बगल में टंगे। तो याद रहेगा। अब अगर हम दिन तारीख भी पूछने की बात कर ही लेते हैं, तो बलवंत राय मेहता 57, फिर 77, जीवी के राव 85, उसके बाद तुरंत आएगा 86, थुंगन 1988, और अंत में आते हैं गडगिल 93 में आई थिंक। जो बलवंत राय मेहता कमेटी, इसका एग्जैक्ट नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि समुदाय एक विकास कार्यक्रम जो हुआ था 1952 में, उसके हिसाब से के लिए बनाई गई थी ये। जीबी के राव जो कमेटी है, ये असल में एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कमेटी है। तो ये याद रखना है कि एलिवेशन प्रोग्राम जो रहेगा वो जीबी के राव है। तो जब आपकी गरीबी बहुत ज्यादा होती है तो आप रोते हैं राव। 1986 की जो LM सिंघवी कमेटी, एल आ रहा, ला आ रहा है, तो ला से रहेगा रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो एल से रिविटलाइजेशन, ला याद रखेंगे। थुंगोन 1988 में ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बताना था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको एग्जामाइन करना था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को एग्जामाइन करना था इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अंत में है गडगिल कमेटी। तो गडगिल मतलब एफिशिएंसी से रिलेटेड रहेगा, तो इसमें बताना था कि तो पंचायती राज के जो संस्थान हैं अब तक काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो दो कमेटीज जो है उनमें हम पहले एक अंतर जरा कर लेते हैं कि क्या था, या तीन कमेटी जरा देख लेते हैं। पहली बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, ये है 77 में, और जो जीबी के राव 1985 में। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अशोक मेहता कमेटी कहती है कि दो स्तरीय व्यवस्था होना चाहिए। अब जब इनकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इन्हीं की सिफारिश हमने एक्सेप्ट करी है अपना 72nd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाने में। अब तो तीन तीन स्तर इनके हिसाब से कौन कौन से होने चाहिए? तो सबसे पहले ये सबसे जो नीचे है वो कहने पहले ग्राम पंचायत होनी चाहिए गांवों में। इसके बाद होनी चाहिए पंचायत समिति, यानी कि कई गांवों को मिलाकर उनकी एक पंचायत समिति होनी चाहिए। यानी कि ये मान लो ये ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिए थी, ठीक है। और अंत में होना चाहिए सबसे ऊपर जिला परिषद। अब वो कहना है कि ग्राम पंचायत में के जो सदस्य होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसमें के जो सदस्य चुने जाते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, नहीं जनता सीधा इनको वोट करे और वो चुन लिए जाए। इवन ये भी कहते हैं कि इनका जो हेड है ना, इनका जो मुखिया होते हैं, यानी ग्राम प्रधान जो होता है ग्राम पंचायत का मुखिया, वो भी डायरेक्ट इलेक्टेड है, डायरेक्ट चुना जाना चाहिए। हाँ, ये अभी भी चुना जाता है। वो कह रहे हैं कि पंचायत समिति में और जो जिला परिषद समिति के इनके जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होने चाहिए थे, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होना चाहिए। कहने का मतलब है पहले गांव के लोगों ने जो जिन जिन मेंबर्स को चुना होगा ना, वो मिलकर चुन लेंगे क्षेत्र पंचायत के लोगों को, पंचायत समिति के, और क्षेत्र पंचायत के लोग मिलकर चुन लेंगे जिला परिषद के लोगों को, जिला परिषद के लोगों को। तो ये डिफरेंस है। तो इसमें याद रखना कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिर्फ ग्राम पंचायत में कहा था डायरेक्ट इलेक्शन की, बाकी इन दोनों की जगह पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कही गई है। वो कह रहे हैं कि जो जिला परिषद है ना, इसका मेन काम नहीं होना चाहिए। इसका सिर्फ काम कितना है कि सिर्फ एडवाइस देते, कोऑर्डिनेशन करे, और एक सुपरवाइजरी बॉडी हो कि हाँ क्या काम चल रहा है, क्या विकास का काम हो रहा है, या फिर जो भी टास्क इन ग्राम पंचायत को अलॉट किए गए हैं वो हो रहे हैं नहीं। तो कह रहे हैं कि जिला परिषद का सिर्फ एडवाइजरी रोल होना चाहिए, और पंचायत समिति मेन बॉडी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होनी चाहिए? कौन? पंचायत समिति। तो ये हमने अंतर देखा।
जबकि अशोक मेहता कमेटी क्या कह रही है, जैसे ये जिला परिषद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिला परिषद जो है ना, बात तो ये भी मान रहा है कि ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिला परिषद कंट्रोलर एंड सुपरवाइजर होना चाहिए, क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पर अब चूंकि इन्होंने 3 टियर ही नहीं बनाए हैं, जब तीसरा टियर ही जो इन्होंने 3 टियर ही नहीं बनाए हैं, तो ये कह रहा है कि जिला परिषद ही, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी भी यही रहेगी और ये भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी हर तरीके की प्लानिंग की। ठीक है, और कह रहे हैं कि मंडल पंचायत बनानी चाहिए। अब मंडल पंचायत ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं जिनमें 15,000 से 20,000 पॉपुलेशन वाले जो गाँव होते हैं उनका एक पंचायत बननी चाहिए। साथ में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो टैक्सेशन की पावर ये कंपलसरी दे देनी चाहिए, वरना ये सब अपना फंक्शनिंग कैसे करेंगे। तो कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं अशोक मेहता, अगर भूल भी जाए तो याद करो। अशोक की बात करते हैं इतिहास में, तो उसने वो टैक्सेशन से रिलेटेड है या नहीं है, बिल्कुल है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए कितने, विद इन 6 मंथ्स में, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि न्याय पंचायत का भी स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जो कि उसका हेड कौन होना चाहिए, एक जज होगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि एक मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज होना चाहिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है ना, उनमें एक मिनिस्टर चुनना चाहिए पंचायती राज का। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात इसने करी है अशोक राय मेहता कमेटी। तो SC ST रिजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, वेलफेयर। वेलफेयर यानी कि जन कल्याण, तो जन कल्याण की बात इतिहास में अशोक ने भी करी है, ये ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत या जो समितियां हैं, इनमें जो भी लेवल का बनेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, इनमें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनका ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो मुद्दे जुड़ जाएंगे, और जब मुद्दे जुड़ जाएंगे तो फिर वहाँ पे काम भी होगा। तो ये 2 चीजें देख ली हमने। इसके अलावा देखते हैं GV के राव मेहता कमेटी। तो जिला परिषद लेवल पर ये इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहते हैं कि पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आप बनाइए, क्योंकि GV के राव जो कमेटी है ना, ये जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए ही चुनी गई थी। अब ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV के राव मेहता कमेटी, तो अब एक बार हम इनका रफ जरा तुरंत एनालिसिस कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय में जिला परिषद है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत है। ओनली कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के लोग ओनली डायरेक्ट चुनने चाहिए, बकाया ये ऊपर के 2 टियर है, जिला परिषद और पंचायत समिति, इनके जो मेंबर्स होते हैं इनडायरेक्ट चुने जाने चाहिए। एडवाइजरी रोल होना चाहिए जिला परिषद का, और पंचायत समिति होना चाहिए एग्जीक्यूटिव समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि कार्यकारी जो संस्था है। अशोक मेहता ने 2 टियर ही बनाए हैं, तो जिला परिषद को इन्होंने एग्जीक्यूटिव का भी काम दे रखा है, कंट्रोलर का भी काम दे रखा है, सुपरवाइजर का भी काम दे रखा है, और साथ में कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कौन है, जिला परिषद है। मंडल पंचायत की बात करते हैं, टैक्सेशन कंपलसरी होना चाहिए, 6 महीने में क्या इलेक्शन हो जाने चाहिए, एक जजेस होना चाहिए जो किसमें, नया पंचायत का हेड, और कह रहे हैं कि एक मिनिस्टर जरूर बना दो भाई पंचायती राज का। SC ST के लिए रिजर्वेशन, यानी कि जिससे कि उनका वेलफेयर इंश्योर हो पाए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और अंत में कह रहे हैं फाइनली कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन इसके बाद हमने क्या देखा, फिर छोटी छोटी सी कुछ कमेटीज बनी है, जैसे कि 1978 का 78 डंतेवाला कमेटी बनी, ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग के लिए बनी है, ठीक है। और हनुमंता कमेटी बनी है 1984 में, ये बनी है रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। पहली बात याद रखो इनकी तारीख है, तो हनुमंता की 84 है और दंतेवाला 78 है। और दांत ब्लॉक हो जाते हैं जो ब्लॉक लेवल, और हनुमंता डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे। जो मेजर कमेटीज थी जैसे कि बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, और ARC यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और GV के राव जो कमेटीज आई हैं इनमें सॉरी, और जो दंतवाला कमेटीज है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो चर्चा कर लेते हैं। बात ये कि ये वाली जो कमेटीज है ना, इनमें कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है ना, कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसका रोल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ कैसा रोल होना चाहिए, इनका सुपरवाइजरी रोल होना चाहिए DM का, या फिर एडवाइजरी रोल होना चाहिए। मेन काम होना चाहिए पंचायत लोगों का, ठीक है। और लेकिन जो दंतवाला और हनुमंता कमेटी जो कह रहे हैं कि भाई, तो इन्होंने ये यही कह रहे हैं, वेट वेट वेट, वी हैव टू इम्पोर्ट, हाँ। तो वो एक ही बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से अलग होना चाहिए, और यहाँ पर कलेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का रोल कम हो, ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का रोल अधिक हो। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। चलिए, इसके अलावा न्याय पंचायत की बात, ये सब चलो ठीक है, ये डिस्कस हम सब कर चुके हैं, ठीक है। तो मोहन कमेटी ये सब आप ये मान के चल लो, यहाँ पे हो गया आपका काम। इसके अलावा बिल जो फाइनली हमने ऐड किया है पंचायती समिति, वो 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992। लेकिन ये अब ये लागू कब हुआ है, 24 अप्रैल 1993 से। तो पंचायती राज समिति लागू कब से हुई है, तो पंचायती राज व्यवस्था है वो है 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल को दिया गया था, और इसी दिन हम 24 अप्रैल को ही पंचायती दिवस भी हम
बनाते हैं। केशवानंद भारती केस प्रियम्बल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात इसी में कही गई थी केशवानंद भारती केस में। तो 73वां संविधान संशोधन में क्या किया हमने कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक में प्रावधान रखे हैं, और जनरली इसमें जो पंचायती राज है वो कहते हैं कि आर्टिकल 243 जी से डील करता है। एक्चुअल में 243 जो जी है ना, ये है पावर से रिलेटेड। पंचायत की पावर क्या है, शक्तियां। तो जब आपके पास पावर आती है तो लोग आपको जी जी करने लग जाते हैं। सेलिएंट फीचर्स जो थे वो हम आपको बता दे रहे हैं। सेलिएंट फीचर्स में इस तरीके से आप देखो, एक विलेज, सॉरी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और अंत में है पंचायत लेवल। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? बड़ी चीज ये है कि वो कह रहा है कि पंचायत लेवल का ये जो हेड है और ये जो मेंबर्स हैं, ये दोनों डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, राइट। ब्लॉक लेवल पे इनके जो मेंबर्स हैं ये भी डायरेक्टली इलेक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के जो मेंबर्स होते हैं इन्हीं में हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं जरा क्या है। इलेक्शन एंड मेंबर्स ऑफ चेयरपर्सन कह रहे हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली। तो क्या कहा जा रहा है कि जो भी मेंबर्स हैं तीनों लेवल्स पे ये डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, इनका भी डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरा देखते हैं, फर्दर द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड नॉन इनडायरेक्टली। कहने का मतलब ये है कि अब इनके जो हेड होगा, यानी कि चेयरपर्सन और इसका भी हेड होगा, वो कह रहे हैं इनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड कर लो आप। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पर्सन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और पंचायत का हेड भी डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, यानी कि पंचायत में हर कोई डायरेक्ट इलेक्टेड होता है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में क्या होता है, मेंबर तो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं लेकिन हेड इनके इनडायरेक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल अगर बात करें यूपी में, तो जिला पंचायत सदस्य बनता है ना, जब वो क्षेत्र पंचायत के देखो होता क्या है कि मेंबर्स तो हम बीडीसी को चुन लेते हैं, वो चुनता है आपका क्षेत्र पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत सॉरी क्षेत्र पंचायत सदस्य हम चुन लेते हैं, तो ये डायरेक्ट मेंबर हो गए उसके। वो क्षेत्र पंचायत मिलकर चुनता है आपका एक उसका हेड अपने क्षेत्र का, और ऐसे कई हर हेड क्षेत्र के हेड मिलकर चुनता है एक हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, जिसको बोलते हैं जिला पंचायत। तो ये तरीका था। इस तरीके से हमने ये चीजें देख ली। रिजर्वेशन क्या कह रहे हैं कि 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, किसके लिए? एससीज के लिए और एसटीज के लिए। इसी में वीमेंस के लिए भी हो गया उन्हीं का, ठीक है। तो 1/3 रिजर्वेशन एसटी एंड महिलाओं के लिए है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो एससी एसटी और महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है ये कंपलसरी है, ठीक है। वॉलेंट्री की बात नहीं है, कह रहे कंपलसरी है। लेकिन अगर ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो ये उस राज्य की मर्जी है, तो ये एक तरीके से वॉलेंट्री प्रोविजन है। जबकि एससी एसटी को रिजर्वेशन और वीमेन को, महिलाओं को रिजर्वेशन देना ये कंपलसरी प्रोविजन है। ये चलो देख लिए। दूसरी बात ये है कि चुनाव कब होना चाहिए। वो कह रहा है कि हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए, ठीक है। इस पर सुनो तो, हाँ एक सॉरी, एक चीज ये जरा देख लेते हैं कि ये जो प्रोविजन है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 1/3% वाला है ना कि 1/3 इसमें एससी एसटी को और महिलाओं को होना चाहिए, ये अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई नहीं होता है, ये वाला नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्ट लागू नहीं होता, कह रहे हैं इस एक्ट का ये वाला प्रोविजन नहीं होता है। 1/3 का लागू होता तो एक्ट भी है। जो पैसा दिया गया है ना, पैसा, पंचायत एक्सटेंशन जो एक्ट है ना, इसमें क्या किया गया कि पंचायत एक्ट लागू तो होता है लेकिन कुछ संशोधनों के साथ होता है। तो उन्होंने क्या बोला कि अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर लोग आदिवासी हैं, तो यहाँ पर 1/3 की जगह एसटी लोगों को 1/2 सीट्स क्या होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। ये स्पेशल चीज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जनसंख्या कैसी है, एसटीज की है। एसटी के लिए 1/2 सीट्स वहां पे अप्लाई होनी चाहिए। जबकि अदर इंडिया में क्या कि 1/2 सीट, सॉरी 1/3 एसटीज के लिए भी और एसटीज के लिए भी होना चाहिए विद विमेन। पंचायत की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, तो पंचायत की ड्यूरेशन होनी चाहिए 5 साल। लेकिन अब एक कंडीशन ये बना दे, जैसे मान लेते कि कोई व्यक्ति 2020 में चुनाव चुन के आया, तो 2025 के एंड तक वो क्या होगा, चलता रहेगा। तो पहला केस ये बनेगा कि अगर उसकी मृत्यु मान लेते हैं 2024 जून में हो जाए, यानी कि 6 महीना खत्म होने तक, तो ये कहा गया कि अगर 6 महीने पहले से किसी की मृत्यु हो गई तो जरूरी नहीं कि आप दोबारा इलेक्शन करवा ही दो। नहीं, तो 6 महीने तक अगर टाइम रह गया है तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो
ये तो कह दिया गया कि 6 महीने तक जरूरी नहीं है कि आप इलेक्शन करवा दो, ठीक है, लेकिन अगर किसी की मृत्यु 2023 में हो जाए तो अभी 2 साल और बाकी है, तो जब नया तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा, नया पंचायत चुन मतलब ग्राम प्रधान चुन के आएगा या नया जो भी हेड रहेगा वो चुन के आएगा। तो अब वो कितने वर्षों तक रहेगा, तो वो क्या 2023 से 2028 तक रहेगा? द आंसर इज नो, नहीं। तो ये रहेगा 2023 से 2025 तक, यानी कि सिर्फ 2 साल तक। कहने का मतलब ये यहाँ पर उसके जो उसका यहाँ पे पद का टर्म नहीं है। जैसे एक एमपी कब तक एमपी रहेगा? 5 साल तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, सॉरी, एक ये यही होता है ना कि जैसे एमपी अगर मान लो कोई बाई इलेक्शन हो जाता है तो अगर 2.5 साल रह गया है तो 2.5 साल ही तक तो एमपी रहेगा। उसी तरीके से अगर ग्राम प्रधानी के इलेक्शन के लिए, सॉरी, हाँ, अगर टाइमिंग 2.5 साल रह गया है, उस असेंबली का टाइम 2.5 साल रह गया है, तो 2.5 साल ही रहेगा। मतलब जिस डेट को उसने ज्वाइन किया है उससे रिमेनिंग टाइम तक के लिए रहेगा। लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो केस है उसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार प्रेसिडेंट बन गया, एक बार कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन गया तो अगले 5 साल तक रहेगा। यही केस मान लेते हैं प्रेसिडेंट के केस में हो गया, 2020 से 2025 का एक कोई व्यक्ति चुना जाता है, वो अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा। उसकी मृत्यु 2023 में हो जाती है, तो कोई नया व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट चुन के आएगा तो वो कितने वर्षों तक रहेगा? क्या 2025 तक रहेगा? द आंसर इज नो, नहीं, वो रहेगा 2028 तक। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट ही विल रिमेन द प्रेसिडेंट फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसमें क्या वर्ड लिख के आ रहा है? फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का केस है। जबकि अन्य जो केस है, चाहे वो ग्राम प्रधान की बात हो या फिर एमपी से एमपी की बात हो, ये क्या होता है? फॉर द रिमेनिंग टर्म, फॉर द ही विल रिमेन फॉर द रिमेनिंग टर्म। रिमेनिंग जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज हमने देख ली है। इसके अलावा यही लिखा गया कि अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड। कहने का मतलब है कि प्रीमेच्योर यानी कि 5 साल से पहले अगर वो डिसोल्यूशन हो जाता है तो अपना वो फुल पीरियड एंजॉय नहीं करता है 5 साल का, बट रिमेन्स इन ऑफिस ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। जितना समय बचा रहता है सिर्फ उतने समय के लिए वो उस पद पर रहेगा। स्टेट इसके अलावा इलेक्शन की तारीख है, जनरली कहने का मतलब क्या है, अगर आपको इलेक्शन में खड़े होने हैं पंचायत लेवल पे तो आपको एज मिनिमम तो कितनी चाहिए? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स मिनिमम चाहिए, लेकिन वोट डालने का एज है 18 ईयर्स। ये बहुत यूनिक प्रोविजन है पंचायत का कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए, बट 18 साल में आप वोट तो कर ही सकते हैं। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अलावा जो प्रोविजन कंपलसरी प्रोविजन दिए गए थे उसमें से एक था कि इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में कहा गया इट कंसिस्ट, इसमें कौन कौन होगा? इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। और उसकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज और जो टेन्यूर होता है ये भी कौन डिटरमाइन करेगा? पूरी तरीके से गवर्नर के हाथ में होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं जरा इसको। इसमें टोटल कितने मैटर दिए गए, कितने विषय हैं? 29 विषय दिए गए हैं, जबकि म्यूनसिपालिटीज को सिर्फ 18 विषय दिए गए। स्टेटमेंट अगर बन के आ जाए कि ग्राम पंचायत के पास ज्यादा सब्जेक्ट है अपेक्षाकृत म्यूनसिपालिटीज के, तो आंसर विल बी यस, ऐसा है। इसी वजह से जो इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन की भी स्थापना, तभी स्टेट फाइनेंस कमीशन भी उसी 70 जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 73rd, उसी में कही गई। तो फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन स्टेट के लिए तभी से होने लग गए। और फाइनेंस कमीशन जो स्टेट का होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। और कितने सालों के लिए? प्रत्येक 5 साल में करता है, ठीक है। वो रिकमेंड करता है कि आप अपने कैसे टैक्सेस को डिवीजन होना चाहिए स्टेट और मतलब नीचे लेवल पर, और कैसे लाइक इकोनॉमिक इफिशिएंसी कैसे अटेन हो सकती है, यही सब चीजें। अब जो फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट तो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही, हमें पता है, जैसे सेंट्रल उसी तरीके से। लेकिन उसकी जो भी कंडीशंस होती हैं वो सब सेट कौन करता है? पार्लियामेंट सेट करता है। ठीक इसी प्रकार से राज्य में भी स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है, यानी कि जो अपॉइंटमेंट है इसका फाइनेंस कमीशन का वो तो कर देता है गवर्नर, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है? कमीशन की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं या फिर जो मेंबर्स होते हैं या फिर उनके किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा, ये सब राज्य के हाथ में दे दिया गया है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी समय समय पर मेजर्स देता है, लाइक राय मशवरा सलाह मशवरा देता रहता है, जिससे कि स्टेट अपना कंसोलिडेट फंड को ऑगमेंट कर सकें और ग्राम पंचायत को और अधिक पैसा देके और उनको अधिक शक्तिशाली बनाया जा सके। और ये भी कहा गया था कि जिस तारीख को ये लॉ पास किया जाएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर ग्राम पंचायतें हर एक राज्य में बन जानी चाहिए। इट इज ए कंपलसरी। किसके अंदर? 1 अप्रैल
एक साल के अंदर, कब से 24 अप्रैल 1993, दैट मीन्स 24 अप्रैल 1994 तक भारत के हर उसमें स्टेट में ग्राम पंचायतें आ गई होंगी। इसके अलावा बाय टू इंटरफेरेंस के साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कुछ भी इलेक्शन इशू हो जाते हैं तो कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर देगा। तो फिर कौन इंटरफेरेंस कर देगा? तो स्टेट, ये पावर स्टेट को दी गई है कि स्टेट नियम बनाएगा कि कौन व्यक्ति इसकी सुनवाई करेगा। अब वो अलग बात है कि स्टेट ये कह दे कि हाँ इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो सकती है, जैसे कि अभी होती है, लेकिन कोई कोर्ट अपने से इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। जब स्टेट जो है वो डिफाइन कर देगा कि हाँ इस अथॉरिटी, ये अथॉरिटी एलिजिबल है, जो ग्राम पंचायत या फिर जो म्यूनसिपैलिटीज में इलेक्शंस होते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तभी जाके, तभी वो मतलब इंस्टीट्यूट उस केस को सुन सकता है। 29 फंक्शनल आइटम्स है, कौन कौन से जरा एक बार देख लेते हैं। एग्रीकल्चर तो है, कृषि, इसमें एक्सटेंशन है। लैंड इंप्रूवमेंट होना चाहिए, राइट। लैंड कंसोलिडेशन, ठीक है। माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट, यानी कि पानी का सिंचाई, जब कृषि है तो सिंचाई भी होगी। पशुपालन है, डेयरी, पोल्ट्री, ये भी बात है। सीरीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड, सीधी सी बात है, गांव में जो भी चीजें होती हैं। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि अब बांस इसी का पार्ट हो जाएगा, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी। अब देखो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ जाती है ना, तो हमें कैसे लगने लग जाएगा कि ये तो भाई एमएसएमई में आता होगा, इनको ग्राम पंचायत को क्यों एरिया मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज काय पे आधारित है? फूड पर। और फूड कहाँ पे उगता है? खेतों में। इस वजह से खेत कहाँ पे मिलेंगे? गाँव में। खादी विलेज एंड कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रीज भी रहेगा। रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल फोडर, रोड, कलवर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, ये सब का रहेगा ही। इलेक्ट्रिसिटी की बात रहेगी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि विंड ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश कर दो, विंड टर्बाइन, सोलर वाला, ये सब इस तरीके की चीजें। गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम की बात होती है। शिक्षा है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स की बात होती है। याद रखना प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स की बात है, यहाँ पर हायर स्कूल्स नहीं है, ठीक है ना। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे 1 से लेकर 8 तक। इसी वजह से आपने हर एक उसमें गांव में 1 से 8 तक स्कूल देखे होंगे, लेकिन 11-12, 9-10-11-12 यानी कि 9 to 12 कम में मिलते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन होनी चाहिए। एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये भी। नॉन फॉर्मल का मतलब है भाई जो लोग स्कूल तो नहीं गए हैं तो उनको तब भी शिक्षित तो करना, जैसे प्रौढ़ शिक्षा उसी का एक पार्ट है। लाइब्रेरीज भी एस्टेब्लिश करना, देख लो, ग्राम पंचायत का एक पार्ट है, लेकिन कहाँ लाइब्रेरीज है। कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट फेयर्स, स्वास्थ्य, सफाई, ये सब। सॉरी। फैमिली वेलफेयर, महिला और जच्चा बच्चा का विकास। सोशल वेलफेयर की बात होती है। बीकर सेक्शन के वेलफेयर की बात है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि राशन जो वितरित होता है वो। और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट। इसके अलावा दो तरीके के प्रोविजन उस एक्ट में दिए थे, 1993 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था। एक है कंपलसरी प्रोविजन और एक है वॉलंटरी। तो कंपलसरी प्रोविजन सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस में क्या बनेगी? ग्राम सभा का निर्माण होगा, कंपलसरी है। और 3 लेवल होंगे, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल। और डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि इनके जो मेंबर्स होते हैं ना, ये तीनों टीयर के मेंबर्स डायरेक्ट चुने जाते हैं, वही बात ये कह रहे हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस किन के लिए होना चाहिए? जो ऊपर की 2 टीयर है ना, ये डिस्ट्रिक्ट वाली और कह सकते हैं कि ब्लॉक वाली, ठीक है ना। तो इनके जो हेड्स होते हैं, हेड इनके ऊपर वालों के, इनके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ये कंपलसरी प्रोविजन है। वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। चेयरपर्सन अदर मेंबर्स ऑफ ए पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। 21 साल इलेक्शंस खड़े होने की उम्र है इलेक्शंस में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए एट ऑल 3 लेवल्स पर। और 1/3 सीट महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए एट ऑल 3 लेवल्स, उसी में एससी एसटी में इंक्लूडेड होके, ठीक है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन ये कंपलसरी प्रोविजन नहीं है, एक तरीके से वॉलंटरी प्रोविजन है। इसके अलावा फिक्सिंग टेन्योर कितना फिक्स्ड है? 5 साल का। इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट फाइनेंस कमीशन की भी आप एस्टेब्लिशमेंट करोगे, ये तो हर 5 साल में होगा गवर्नर के द्वारा, लेकिन इसकी कंडीशन फिक्स कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर, और ये स्टेट इलेक्शन भी, ठीक है। अब वॉलेंट्री प्रोविजंस में जरा हम देख लेते हैं, सब के सब हमें नहीं देखने हैं, कुछ ही देख लेते हैं। जैसे कि अशोक मेहता कमेटी ने बोला था कि भाई ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका? जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका। तो यही कह रहे हैं, इसमें उन्होंने वॉलेंट्री में रख दिया कि देखो, चाहे तो स्टेट पार्लियामेंट जो होता है, एमपीस होता है, एमएलए होता है, उनको उन कमेटीज में पार्टिसिपेशन मतलब उनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये वॉलेंट्री बात है, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा।
इसके अलावा प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वही बात है, बैकवर्ड क्लासेस को अगर आपको रिजर्वेशन देना ये भी वॉलेंटरी है। इसके अलावा ग्रांटिंग पावर्स एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू एनेबल देम टू फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, भी मेकिंग देम, किसी सी बात है उनको ऑटोनोमस बॉडी बनाना या नहीं, ये भी वॉलेंटरी है। तो यही सारे थे। इसके अलावा पेशा एक्ट 1996 में, जो कि 5th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कहा गया कि भाई ये एक्ट तो लागू होगा लेकिन मॉडिफिकेशंस के साथ में लागू होगा। वर्तमान में 10 स्टेट्स में पांच शेड्यूल्स, मतलब 10, जो 5th शेड्यूल है उसमें 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल्स पॉपुलेशन है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो ये था हमारा ग्राम पंचायत से रिलेटेड पूरा टॉपिक। इसके अलावा ये भी जरा देख लेते हैं कि द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द शेड्यूल एरियाज इन एवरी पंचायत शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द, देखो वो कह रहे हैं कि जो ये वाला पॉइंट्स पढ़ते हैं। द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब शैल नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स। जिन एरियाज पे ट्राइबल एरियाज बहुत ज्यादा है तो वहां पर 1/2 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए ट्राइबल्स के लिए, जबकि बेसिक कैसी है 1/3 का प्रोविजन। उसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर जहां पर स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है शेड्यूल ट्राइब्स को, जब उनको लगे, मतलब कहाँ पे कि पंचायत लेवल पे, ठीक है, उनको कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया जा सकता है ट्राइबल एरियाज में, बट सच नॉमिनेशन शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पंचायत। लेकिन पंचायत के 1/10 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता इसको। इसके अलावा द रिकमेंडेशंस ऑफ द ग्राम सभा और द ग्राम पंचायत ग्राम सभा या ग्राम पंचायत रिकमेंड करेगी किसके लिए, माइनर मिनरल्स के लिए अगर शेड्यूल एरियाज में, लाइसेंस के लिए, या फिर लीज, अगर कोई आप माइनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलना चाहिए, पंचायत से। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 है, उसमें क्या है, मेन अथॉरिटी कौन है, पंचायत ही तो है। ये कहा जा सकता है कि इन टर्म्स ऑफ ओन रिसोर्सेज कलेक्शन द ग्राम पंचायत आर कंपैरेटिवली इन अ बेटर पोजीशन बिकॉज दे हैव टैक्स डोमेन ऑफ देयर ओन, ठीक है, while the other 2 tiers are dependent only on the toll fees। सीधी सी बात है जो 3 टियर है इनमें से सबसे अच्छा जो इकोनॉमिक कंडीशन सोर्स ऑफ इनकम है वो विलेज लेवल पर है, और जो ऊपर है ये बहुत थोड़ा इनका लाइक बहुत ही ज्यादा नैरो स्केल है, नैरो विंडो है, क्योंकि ये सिर्फ टोल्स और फीस और नॉन टैक्स रेवेन्यूज ही जनरेट कर पाते हैं।